हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने हरियाणा अरिहंत दिग्दर्शन बुक शुरू की है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों, आपको अपने चैनल पे जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल जेन्युइन होती है दोस्तों, और सदाबहार होती है। एंड दोस्तों, आप एग्ज़ाम चाहे 2023 में दें, 24 में दें या 25 में दें दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम देंगे इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 1 या 2% देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, जो स्टैटिक जीके है यहीं से आती है। मैंने दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर यह बुक शुरू की है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं की जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस वीडियो को जाकर देखें। दोस्तों, हरियाणा CET का एग्जाम हुआ था 2022 में, NT ने लिया था, जिसमें हरियाणा जी के जितने प्रश्न आए थे दोस्तों, सबके सब प्रश्न मैंने आपको विद प्रूफ दिखाए हैं दोस्तों, कि कौन सा प्रश्न कहाँ से उठाया गया था और दोस्तों कौन सा सोर्स है, किस बुक से लिया गया था। उसके बाद ही दोस्तों मैंने ये बुक शुरू की है। आपको भी बिल्कुल पक्की तसल्ली होगी कि हाँ, इसी बुक से प्रश्न उठाए गए हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अध्याय 2, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, ये नोट्स मेरे खुद के हैं, मैं इनसे पढ़ता था। और दोस्तों, बाकी मैं नोट्स बना भी देता आपके लिए आज से लिख कर, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ बातें रह जाती, क्या पता वो बातें आपके एग्जाम में पूछ ले जाएं। लेकिन दोस्तों, अपनी वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आए दोस्तों, वो 100% प्रश्न अपनी वीडियो से आना चाहिए, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? मुस्लिम आक्रमणों से माना जाता है। मुस्लिम आक्रमण दोस्तों, एक प्रश्न यही से बनता है कि भारत के किस दिशा में हरियाणा है? उत्तरी दिशा में है दोस्तों। और इस मध्यकाल में दोस्तों मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों। हरियाणा में इसके आक्रमण से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। आगे तुर्क और हरियाणा। जयपाल दोस्तों हरियाणा में पाल वंश का शासन करता था, और शुकबुद्दीन गजनी शासक बना, गजनी का एक स्वतंत्र शासक बन गया। फिर आगे शुकबुद्दीन का पुत्र था महमूद गजनवी। दोस्तों, गजनवी शासक बन गया कड़ा का गजनवी का। महमूद गजनवी का आक्रमण एवं तोमर शासक जयपाल। महमूद गजनवी ने भारत पे 1000 से लेकर 1026 तक यानी 26 साल में दोस्तों 17 आक्रमण किए। गजनवी ने दोस्तों 1009 में थानेसर पे आक्रमण किया था। ये हरियाणा का तो पहला आक्रमण था, लेकिन भारत का 6ठा आक्रमण था ये। इसमें दोस्तों हरियाणा का शासक कौन था? तोमर जयपाल था, और बिना युद्ध किए ही गजनी वापस चला गया। यानी दोस्तों इसको हम आक्रमण या युद्ध नहीं मान सकते, क्योंकि दोस्तों ये बिना युद्ध करे चले गया। आगे क्या है? 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर पुनः आक्रमण किया। कब किया दोस्तों? 1014 में पुनः आक्रमण किया। पहला दोस्तों 1009 में। आपसे एग्जाम में कुछ भी मिल सकता दिया। आगे क्या हुआ कि शाहबाद मारकंडा नदी के पास जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हो गया, जिसमें गजनवी की जीत होगी, जयपाल की हार होगी। गजनवी ने क्या किया? और हरा दिया जयपाल। हराने के बाद चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी। और दोस्तों, यह चक्कर स्वामी की मूर्ति कड़ा रखी थी, विष्णु मंदिर में रखी थी, और कांस्य की बनी थी। कांस्य की निर्मित मूर्ति चक्कर स्वामी की विष्णु मंदिर में रखी थी। मूर्ति तोड़ दी, माँ खत्म कर दी मूर्ति, लेकिन मंदिर थोड़ा बहुत तोड़ दिया था। इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों का तोड़ने वाला। किसको? महमूद गजनवी को। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म को खत्म करना था इसको, और मुस्लिम धर्म का प्रसार करना था। थानेसर पर आक्रमण के समय उसका दरबारी कवि दोस्तों कौन? अलबरूनी एक कवि था गजनवी का, उसके साथ आया था। और गजनवी इसने जो अलबरूनी नामक एक बुक थी, इसमें किताबुल हिंद, इसमें थानेसर के हिंदुओं का वर्णन किया है।
यानी दोस्तों थानेसर से संबंधित कुछ भी वर्णन है जे तो किस बुक में है, अल बरूनी की बुक में है। अनेसर को जीत लिया गजनवी ने। जीतने के बाद तोमर शासक ने फिर भी शासन करता रहा 1021 तक। लेकिन दोस्तों गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया, थानेसर को जीत लिया, यानी दोस्तों जयपाल को हरा दिया। थानेसर से चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ दी और दोस्तों धन सोना चांदी आभूषण लेकर वापस चला गया। लेकिन शासन किसने किया बाद में, जयपाल ने करता रहा। गजनवी ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी हरियाणा या भारत में नियुक्त नहीं किया था आक्रमण के बाद। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हरियाणा या भारत से धन को लूटना और अपने देश ले जाना। इसका मेन उद्देश्य धन लूटना, न कि शासन करना था। शासन नहीं किया इसने। आगे है मसूद और महमूद। मसूद कौन था दोस्तों, जो गजनवी था उसका पुत्र था। मसूद गजनी का पुत्र था, यानी दोस्तों गजनी का बेटा का कोई जिक्र नहीं है हरियाणा में, पोता का जिक्र है। इसने दोस्तों 1030 में गजनी की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु भी 1530 में होती है। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। 1037 ईस्वी में मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। जो इसका मसूद था गजनी का पुत्र, 1037 में हरियाणा पर आक्रमण किया और 1937 में दोस्तों हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। तोमर शासक कौन था दोस्तों, उसमें कुमार देवपाल था। जयपाल का पुत्र कुमार देवपाल हरियाणा पे शासन करता था। किसके समय, मसूद के समय। और गजनी के समय कौन था, जयपाल था। आगे 1443 में मसूद के पुत्र, ये जो मसूद का पुत्र मादूद हरियाणा पे आक्रमण किया। इस बार हरियाणा में कुमार देवपाल शासन था। पहले भी यही था और अब भी यही है। लेकिन दोस्तों इब की बार कुमार देवपाल ने अपने दिमाग से काम लिया और चौहान, परमार और आसपास के सभी राजाओं को मिला लिया और मिलाने के बाद 1043 में किसको हरा दिया, मादूद को हरा दिया। हराने के बाद दोस्तों मादूद हार गया, वो यहाँ से चला गया। यानी हरियाणा और भारत को गजनी मुक्त कर दिया था किसने, कुमार देवपाल ने। और दोस्तों 1843 में हरियाणा में अम्बाड़ा जो छावनी है उसकी स्थापना होती है। आगे है दोस्तों, मैं ऐसे याद करता हूँ, कोई भी डेट आई ये देखता हूँ कि इस डेट से संबंधित और कौन सी डेट बन सकती है ताकि इतिहास अच्छे से याद हो। 1051 ईस्वी में कुमार देवपाल का उत्तराधिकारी अंगपाल द्वितीय बना दोस्तों। यानी जयपाल का पुत्र अंगपाल, कुमार देवपाल का पुत्र अंगपाल द्वितीय शासक बना। अंगपाल द्वितीय ने क्या करा, हरियाणा में फिर फरीदाबाद में एक सूरजकुंड झील है उसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों अंगपाल के करा, महरौली का लोहा स्तंभ था, एक लोहा की लाट लेकर न महरौली से अकड़ लिया, दिल्ली में लिया गढ़वैदी। 1081 में गजनी का शासक इब्राहिम बना दोस्तों। गजनी का शासक इब्राहिम बना 1081 में। इसमें दोस्तों हरियाणा में शासन कौन था, अंगपाल द्वितीय। हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है। अंगपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी दोस्तों 1051 से लेकर 1081 तक शासन किया इसने, अंगपाल ने। उसके बाद दोस्तों कौन था, तेजपाल था। तेजपाल और इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ, लेकिन दोस्तों तेजपाल ने युद्ध करने से पहले ही हार मान ली और इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी गजनी का शासक था दोस्तों इब्राहिम भी, इसने तेजपाल ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन दोस्तों तेजपाल का दादा था जो कुमार देवपाल, उसने गजनियों को हरा के देश से बाहर कर दिया था, लेकिन तेजपाल फिर वापस लेके आ गया। आगे है चौहानों का हरियाणा में उदय। चौहानों का हरियाणा में उदय। तोमरों के बाद हरियाणा में कौन आए, चौहान आए। चौहानों का शासक किसके माने जाते हैं, शाकंभरी के चौहान माने जाते हैं और इनको कुछ इतिहासकार अग्नि के कुल से मानते हैं। अजमेर के शासक थे अग्नोराज चौहान। यानी ए फॉर अजमेर, ए फॉर अग्नोराज। 1139 की बात है। इसने एक उपाधि धारण की थी, महाधिराज की उपाधि धारण करके दोस्तों हरियाणा पे आक्रमण किया और अग्नोराज ने तोमरों को हरा दिया, लेकिन इनको पूरी तरह समाप्त नहीं किया। यानी हरा के बोला भाई तब मेरे अधीन रहो और शासन करते रहो। यानी दोस्तों ये तो बन गया प्रधानमंत्री, ये बाकी बनेंगे मंत्री, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। आगे क्या हुआ फिर, चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ आया।
चौथे उसने तोमरों को पराजित किया दोस्तों, और पराजित करके इनके अस्सी के दुर्ग पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और यानी दोस्तों इनको पूरी तरह से हरा दिया। इनके जो राजा का पद था उसको समाप्त कर दिया। अब इनको क्या बना दिया, सामंत बना दिया। बोले भाई तामे परम महाराज थे, राजा थे, इब तामे सामंत बनकर अपना जीवन यापन कर लो। आगे क्या हुआ, बादनकों का उदय और हरियाणा। यानी दोस्तों जो तोमर थे वो क्या बन गए थे, अब सामंत बन गए थे। सामंत पहले राजा होते थे। बाद हरियाणा प्रदेश के उन प्राचीन लोगों को संबंधित दोस्तों बदर कहा जाता है, जो वर्तमान में हरियाणा के कहाँ रहते थे दोस्तों, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और अलवर में आसपास अपना राज करते थे। कौन, बदर या बादनाक। बादनाकों और तोमरों, बादनाक, तोमर, चौहान ये समकालीन हैं दोस्तों। और कौन सी भाषा बोलते थे, अपभ्रंश भाषा बोलते थे दोस्तों। समकालीन का मतलब क्या होता है, कुछ साथियों को नहीं पता होगा। समकालीन होता है एक ही समय में राज करना, या दोस्तों एक ही समय के, जैसे आप हो, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, या दोस्तों कोई आपका दुश्मन हो सकता है जो आपके एक समय का हो। जैसे आपकी एज एक समय सेम है, सेम एज उसकी, सेम एज उसकी, या तीनों आप सेम हो, यानी दोस्तों समकालीन, सेम सेम। आगे इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बादनों का संबंध अहिर जाति से था। बादनकों ने बिना युद्ध किए ही अगणों राज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आदि चौहानों के गुलाम हो गए कौन, बादनाक भी। अब अगणों राज ने ही तोमरों को हराया था, अगणों राज ने ही बादनकों को हराया। आगे है, महाभारत में भी बादनकों का वर्णन मिलता है रोहतक और अग्रवा के रूप में। इन्हें रोहितिका अग्रणी कहा गया है। वर्तमान में दोस्तों बादनक कहाँ मिलते हैं, रेवाड़ी में मिलते हैं, भिवाड़ी में मिलते हैं। और महाभारत काल के मध्य युग तक आते आते दोस्तों पहले ये बद्दर थे, बद्दर क्षेत्र को बादनाक कहा जाने लगा। आगे बादनाकों और चौहानों के मध्य संघर्ष। चौहान शासक अगणों राज के निधन के बाद दोस्तों अगणों राज ने बादनकों को हराया और तोमरों को हराया। इसकी मृत्यु होने के बाद गहरा युद्ध फैल गया। इन दोस्तों राज के लिए युद्ध हो गया, तो इसका फायदा उठाएगा ना, बादनाक आजाद हो गए। फिर विघ्न राज ने क्या किया दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों तोमर भी आजाद हो गए थे। फिर लेकिन विघ्न राज चतुर्थ एक मजबूत और शक्तिशाली शासक था। इसने दोस्तों बादनकों को पराजित किया और उनको हरा दिया और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। इसी प्रकार से इसने दोस्तों किनको रहा था, तोमरों को रहा था और सामंत बनाया था। आगे है पृथ्वीराज तृतीय बना। पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों बादनाकों को हराया ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से शक्ति समाप्त कर दी। कब की बात है, 1182 की बात से, या 1182 पृथ्वीराज तृतीय है। आगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण और हरियाणा। गौरी के आक्रमण के समय हरियाणा और दिल्ली पृथ्वीराज चौहान का शासन था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। जो आगे है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ठीक है, और किसके साथ हुआ था, गौरी और पृथ्वी चौहान और गौरी के साथ हुआ था, जिसमें गौरी की हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। इसे तरावड़ी या तराइन का प्रथम युद्ध बोला जाता है। आगे प्रथम तराइन लड़ाई में राज्यपाल हरियाणा का राज्यपाल कौन था दोस्तों, गोविंद राय। कौन था, गोविंद राय। इसने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस युद्ध में। इस युद्ध में इसमें किसका साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और गौरी को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था, घायल कर दिया था दोस्तों। ऐसा माना जाता है गोविंद राय ने ऐसा बल्ला मारा था, यदि उसका सैनिक 20 में न आता इसका गौरी का, तो उसको जान से ही मार देता। ऐसा भयंकर बल्ला चला था। उस समय गोली बंदूक नहीं थी गौरी के समय। गोली बंदूक तो दोस्तों आपको पता है 1526 में आई थी, जब इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था बाबर से। तो आगे पढ़ेंगे हम। आगे तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ गौरी और चौहान के बीच। इसमें दोस्तों गौरी की जीत हो जाती है, चौहान की हार हो जाती है। और दोस्तों गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और यहाँ पर अपना राज स्थापित कर लेता है। और अपना राजा कैसे बनाता है दोस्तों, आगे देखेंगे, इसको दिया है वीडियो में। 1192
में तराइनी की द्वितीय लड़ाई में हांसी और हिसार, दोस्तों हांसी हिसार का शासक कौन था? जाटवा था। जाटवा भी दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गया था। किसके साथ लड़ता हुआ? गोरी के साथ लड़ता हुआ 1192 की बात से। फिर आगे अहिरवाल क्षेत्र था दोस्तों। अहिरवाल क्षेत्र का शासक कौन था? राव तेजपाल था दोस्तों। राव तेजपाल वहां का राज्यपाल था अहिरवाल क्षेत्र का। लेकिन इनका शासक कौन था पहले दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान था। चौहान की मृत्यु हो गई, अब ये दोस्तों आजाद हो गए थे। इसीलिए दोस्तों इस तेजपाल ने क्या कराया, जो इब्राहिम था दोस्तों, इब्राहिम किसका सेनापति था? गोरी का सेनापति था। इस सेनापति को दोस्तों मार दिया। मारने के बाद जो गोरी था वो दोस्तों बिल्कुल पागल हो गया। उसने आन फान में सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। रेवाड़ी पे इतना भयंकर आक्रमण किया, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तेजपाल को मार दिया। आगे है गुलाम वंश। 1226 में गोरी ने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया था दोस्तों एक छोटी सी कहानी है आपको मैं यह बताऊं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यूं, और इधर दोस्तों मोहम्मद गोरी था। गोरी की एक लड़की थी। इस लड़की से दोस्तों इसने प्यार हो गया, लड़की को इससे प्यार हो गया। दोस्तों गोरी निजे राजदेव कौन थी, ये तो मेरा गुलाम है, मेरी राजा क्यों बनाऊं? फिर लड़की ने बोली बाबू बोले उल्टे काम ना करा है, बड़े से चक्कर में तो पृथ्वीराज चौहान मरा है, क्योंकि संगीता का पिता था, संगीता के कारण उसको उसका साथ नहीं दिया था। इसी कारण तो आप गलती ना करा है, मेरा ब्याह चुपके से किसके साथ? ऐबक के साथ कर दे और ऐबक को राजा बना दे। इसीलिए मजबूरी में दोस्तों गोरी को ऐबक को राजा बनाना पड़ा था, नहीं से अपने पुत्र को यहाँ का शासक बना सकता था, लेकिन खान पीन ने मिलजे व छोरी ने इसीलिए यहाँ का शासक बनाया दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी अपने गुलाम को। देख लो दोस्तों, प्यार इसी चीज हुआ है। एंड दोस्तों एक कहावत भी है, वो कहावत आपको इसी वीडियो में बता दिया, अगली वीडियो में बताएंगे। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का पुत्र शासक बना। आगे तुगलक वंश। नसीरुद्दीन खुसरो खान की सेना को पराजित किया। दोस्तों कोई खास बात नहीं है, तुगलक वंश में याद रखिए था मैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने हरियाणा में कुओं और नहरों का निर्माण की शुरुआत करवा दी थी। आगे फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुएं और नहर बनवा होगा। आगे है मोहम्मद तुगलक, कोई खास बात नहीं है। आगे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों किसका पुत्र था? मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था, जिसे पागल कहा जाता था। इतिहास में रक्त पिपासुओं की संख्या दी गई थी, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा था दोस्तों, लेकिन किस्मत के साथ नहीं दिया, जो भी काम करते सारे उल्टे होंगे। दोस्तों एक दियालपुर के शासक की राजकुमारी ही हिंदू थी, बहुत सुथरी लड़की थी दोस्तों, एक जमानो चमाचम लड़की थी, एक नंबर की सुथरी। दोस्तों इससे ब्याह कर लिया इसने, पागलूत ने ब्याह कर लिया दोस्तों। इन दोनों का पुत्र होया एक फिरोज शाह तुगलक है ना दोस्तों, ये हिंदू ना ये मुसलमान, दोनों के बीच का था कौन? फिरोज शाह तुगलक। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी? फुतुहाते फिरोज शाही में गोहाना के शिव मंदिर को तोड़ने का और हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों को जलाने का और धार्मिक हिंसा फैलाने का विस्तृत वर्णन है दोस्तों। किस बुक में? इस बुक में है। फिर क्या हुआ दोस्तों, यह धार्मिक आंदोलन फैल गया तो दोस्तों लोग इसके खिलाफ हो गए, के हिंसार के फिद्दों के दोस्तों। फिर इसने किसके द्वारा दबा दिया? युद्ध सेना के द्वारा उस पर नियंत्रण कर लिया उन पर। दोस्तों आप याद रखेंगे कि धार्मिक आंदोलन कड़ा फैला था गोवाना में, विशेषकर याद रखें गोवाना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। देख लो दोस्तों, हिंदू मंदिर तोड़वाई, हिंदू पुस्तकें जलवाई, लेकिन अपनी माँ हिंदू धर्म की थी। देख लो, फिर भी इतने घटिया काम किए फिरोज शाह ने। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के मेवातियों के साथ ही अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनने का विरोध किया। दोस्तों आज हमारे मेवात में सबसे अधिक जो मुसलमान हैं ये जन्मजात मुसलमान नहीं है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन मेवातियों को मुसलमान बनाया गया था। इन लोगों की मजबूरी थी मुसलमान बनना, लेकिन आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन लोगों को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि तुम हिंदू थे, हिंदू रहो और वापस से हिंदू बन जाओ।
हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विश किया था दोस्तों। उसने हिसार को हिसार ए फिरोजा के नाम से भी पुनर्स्थापित किया। एंड दोस्तों अपना इतिहास पढ़ो और इतिहास के अनुसार चलो, ये बात वही इतिहास में। और दोस्तों देख लो, कोई भी हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन सुतरी कन्या होगी तो उसे शादी कर लेगा दोस्तों, कोई भी हो चाहे। आज भी वही कहावत है कि गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी दादी। एंड दोस्तों अमीर होगा सबसे शादी कर सकता है, लेकिन गरीब दोस्तों शादी नहीं कर सकता सब में। उस पर सभी पाबंदियां होती है, धर्म की भी, जाति की भी, वर्ग की भी, लेकिन अमीर पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। इसलिए दोस्तों आप भी पढ़ो और आगे बढ़ो, नौकरी प्राप्त करो और मन मर्जी से शादी करो। चलिए आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में दोस्तों क्या बसाया था? फतेहाबाद बसाया था। हाँ दोस्तों एक बात भूल गया बतानी चाहता हूँ, हिसार ए फिरोजा था, किसने पुनः स्थापित किसने किया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया। लेकिन दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे कि ये तो पुनः स्थापित था, लेकिन स्थापित किसने किया था हिसार को? हिसार को स्थापित सबसे पहले किसने किया था? आप कमेंट में लिखना। यदि आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में ये बताया गया है कि किसने इसको स्थापित किया था, इसी किताब में दिया है। और दोस्तों इसका फिरोजा शब्द किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था, वो भी आगे दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में फतेहाबाद नगर बसाया था और फिरोजाबाद बसाया, हरनी खेड़ा बसाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसकी माँ हिंदू धर्म की थी और पिता मुस्लिम था। फिरोज शाह तुगलक अपना ज्यादातर समय हिसार में बिताता था। उसने हिसार में एक किला बनवाया था जिसका के नाम था, हिसार में किला बनवाया था दोस्तों, फिरोज शाह महल स्थापित किया था। दोस्तों एक हिसार है, हिसार में मैं गया हूँ दोस्तों, हिसार में किला बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके दोस्तों 3 गेट है, दिल्ली गेट तो इधर गेट है दोस्तों, और नागौरी गेट इधर है दोस्तों। मैंने 2 गेटों का पता है, बाकी 2 गेटों का अनुमान है कि इधर होंगे। इन दोस्तों 4 गेट थे, बीच में किला था किसका? फिरोज शाह तुगलक का, कि इधर से आओ लोग, इधर से आओ, इधर से आओ, राजा से मिल सकते हैं चारों दिशाओं से आकर। आगे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका की याद में, प्रेमिका कौन थी दोस्तों? गुजरी थी। गुजरी की याद में गुजरी महल बनवाया था हिसार में। तम भी पढ़ लो, लिख लो, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लो, फिर तम भी अपनी प्रेमिका की याद में क्या बनवाओगे दोस्तों? कोई हार बनवाओगा, कोई माला बनवाओगा, कोई कड़ा बनवाओगा, कोई गुंठी बनवाओगा, लेकिन सबके सब सपने कब पूरे होंगे दोस्तों? आपके नौकरी लगने के बाद सपने पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों जी और जान लगा के पढ़ते रहो, एग्जाम कभी भी हो, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य रखो अपना। आगे है इतिहासकार अफीक के, कोई जरूरी को नहीं, या याद रखियो कि हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फरीदाबाद की स्थापना तुगलक ने की। तो फरीदाबाद की स्थापना नहीं की थी, लेकिन आपको एग्जाम में यदि दिया मिले तो आप इसका आंसर फरीदाबाद लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में फतेहाबाद न मिले, फिरोजपुर न मिले, फिरोजपुर कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजपुर अपने मेवात में है, फिरोजपुर जुर्का, हिसार। दोस्तों ऑप्शन में आपको न दिए मिले तो आप आंसर फरीदाबाद भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में फरीदाबाद की स्थापना आगे सांझा आएगा। सांझा का एक दरबारी खजांची था, उसने स्थापना की थी इसकी, कुछ ऐसा भी माना जाता है, आगे दिया है। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह के एक केदार दोस्तों, या कोई केदार याद रखियो, सफेदों को दूसरा नाम क्या कर दिया था? तुगलकपुर। और 1388 में इस फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, जो न हिंदू था और न मुसलमान था, दोनों के बीच का था ये। नसरुद्दीन जिसका आगे शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद, जिसका पुत्र था नसरुद्दीन सफल रहा, गरा युद्ध छिड़ गया था दोस्तों। कोई भी राजा मरदा उसके बाद गरा युद्ध छिड़ना लाजमी था, बहुत कम चांस थे गरा युद्ध ना छिड़े। आगे नसरुद्दीन महमूद, इसका पुत्र था, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। आगे तैमूरलंग दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि तैमूरलंग ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसमें हरियाणा का शासक कौन था दोस्तों? हरियाणा का शासक कौन था? नसरुद्दीन था। देख लीजिए
1494 से लेकर 1412 तक शासन किया, लेकिन 1398 में हरियाणा पे आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। इसी समय दोस्तों शासन कौन करता था? नसीरुद्दीन शासन करता था हरियाणा पे। आगे है तैमूर। तैमूर ने हरियाणा के किन किन स्थानों पर आक्रमण किया था? यह राजस्थान के भटनेर, हनुमानगढ़ से प्रवेश करता हुआ हरियाणा में गग्गर नदी को पार करके प्रवेश कर गया हरियाणा में। और इसने अपने एक आत्मकथा लिखी थी, मलफूजात मलफूजात ए तैमूरी। मलफूजात ए तैमूरी में हरियाणा के किन किन स्थानों का वर्णन है? सिरसा, फतेहाबाद, गोहाना, मुणक, कैथल, असंध, पानीपत होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया था। इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था दोस्तों इसने तैमूर लंग ने। दोस्तों टांग से लंगड़ा था, फिर भी इतना भयंकर आदमी था, पूछो मत। इतना भयंकर था, इतने भयंकर आक्रमण करा करता यूं कि अगले छक्के छुड़ा दे करता। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक साम्राज्य की नींव कमजोर होगी दोस्तों, यानी खत्म होने लग गया तुगलक साम्राज्य भी, जो फिरोज तुगलक का था। वो आगे सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय सेनापति खिज खां को लाहौर और दिलियापुर का राज्यपाल बना गया था। 1414 में खिज खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नए वंश का नींव रखी, जिसे सैयद वंश कहा जाता है। इन सैयद वंश की नींव किसने की? खिज खां ने। इन एक एक ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? शायद वो खिज गया, यानी शायद से सैयद, खिज से खिर्ज। आगे खिर्ज खां की मृत्यु 1421 में हो जाती है। उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, मुबारक शाह। और दोस्तों यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर है, उसकी स्थापना कौन करता है? मुबारक शाह करता है। खिर्ज खां का पुत्र था और सैयद वंश का था। और मुबारकाबाद कहाँ पर है? यूपी में है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान, याद रखियो। हरियाणा पर भी इसी का शासन था, किसका? अलाउद्दीन आलम शाह का। आगे पे आता लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी करता है। और दोस्तों हरियाणा पे भी शासन साथ में स्थापित होता है बहलोल लोधी का। कब? 1451 में। आप इनको याद करना सब पढ़ सकते हो, लेकिन कोई खास बात नहीं है। याद रखियो इब्राहिम सूरी कहाँ से? नारनौल से थे दोस्तों, जो कि इसके थे। इसका मकबरा भी यहीं पर है। शेरशाह सूरी के वंशज माने जाते हैं। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, यानी दोस्तों जिसका निजाम खां था वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम में, कि जो बहलोल लोधी का पुत्र था उसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। और दोस्तों दूसरा नाम था सिकंदर लोधी था, जो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा दिल्ली की पे, यानी दोस्तों साथ में हरियाणा पे। जो भी शासक दोस्तों दिल्ली पे राज करेगा, और शासक दोस्तों साथ में हरियाणा पे भी राज करेगा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा और दिल्ली आपस में मिले हुए हैं। सिकंदर लोधी के समय हांसी का शासक कौन था दोस्तों? हाकिम शेख सैयद। कौन था? हाकिम शेख सैयद कहाँ का था? हांसी का था। पानीपत क्षेत्र का हाकिम दरिया खां था। और मेवात का कौन था? हसन खां था। अधिपति कौन था? हसन खां मेवाती, आप पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार से दोस्तों पानीपत का था दरिया सिंह, और दोस्तों हाकिम शेख सैयद कहाँ का था? हांसी का। इब्राहिम लोधी ने अपने कुछ भाइयों को हांसी के किले में कैद किया था। दोस्तों एग्जाम में एक बार ये प्रश्न आता, इब्राहिम लोधी ने कुछ लोगों को कहाँ पर कैद किया था? वहाँ पर भाई नहीं दिया ऑप्शन में। कुछ लोगों को कहाँ पर कैद किया था दोस्तों? हांसी के किले में। दोस्तों पहले हांसी का किला बहुत ज़्यादा मशहूर था। अप्रैल 1526 में दोस्तों, यह कोई खास बात को नहीं है, इसकी मृत्यु हुई थी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी पानीपत के पहले युद्ध में, और इसका मकबरा भी पानीपत में स्थापित किया गया है। आगे है मुगल साम्राज्य। 1526 में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, और इसार फिरोजा के सिकदार हामिद खां ने बाबर के सेना के सामना किया, किंतु ऐसा पता रहा दोस्तों तावड़ू यानी रेवाड़ी का कौन था? जलाल खां।
रेवाड़ी के जलाल खां या तावड़ू के जलाल खां ने भी दोस्तों बाबर का सामना किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन दोस्तों ये एक एक करके आए, यदि ये संयुक्त रूप से आते तो बाबर को शायद हरा देते। आगे है बाबर एवं पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों एग्जाम में प्रथम युद्ध याद रखिए पानीपत का, सबको पता 1526, लेकिन दोस्तों 21 अप्रैल को याद नहीं रखता। 21 अप्रैल को आप अच्छे से याद रखेंगे, पीछे 26 दिया, 5 माइनस कीजिए, सॉरी 5 माइनस कीजिए, क्योंकि दोस्तों 15 में है तो 5 माइनस कीजिए, 15 में है तो 5 माइनस कीजिए 26 से 21 अप्रैल। दोस्तों इसी प्रकार से मैं याद करता था, 5 माइनस किए 21 आ गया। आगे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार कौन सी नीति अपनाई? तुगलका युद्ध की नीति अपनाई थी और तोपखाने का प्रयोग किया था। दोस्तों जैसे ही बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया तो इब्राहिम लोदी के हाथी घोड़े सैनिक सब भाग खड़े हुए थे और युद्ध को बड़े आसानी से जीत लिया था बाबर ने। और दोस्तों बाबर अपने आप को किसका वंशज मानता था? तैमूर लंग का वंशज मानता था, जो हरियाणा पे आया था शासन करने 1398 में, उसका वंशज मानता था अपने आप को। आगे है मेवात में बाबर के खिलाफ हसन खां मेवाती। दोस्तों मेवात का कौन था? हसन खां मेवाती था। और 17 मार्च याद रखिए दोस्तों, कौन सी डेट है? 17 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 1527। 1727 को दोस्तों हसन खां मेवाती मारा जाता है। कैसे मारा जाता है दोस्तों? युद्ध में लड़ते हुए, किसके साथ? बाबर के साथ। और खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध दोस्तों किस किस के साथ? बाबर और दिया था, हसन खां मेवाती ने था, और हसन खां मेवाती युद्ध में ही मारा गया था। दोस्तों सैनिकों के लिए एक कहावत है, युद्ध में सैनिक लड़ने जाएगा तो 2 ही बात मन में रखेगा, या तो विजय होगी या वीर गति प्राप्त होगी। इस आगे है प्रशासन। खानवा का युद्ध जीतने के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और कलंदर की उपाधि धारण की। कौन सी? कलंदर की। कलंदर का मतलब क्या होता है? उदारक, इन सब की भला करने वाला। ये उपाधि क्यों धारण की दोस्तों? ताकि भाई बात के लोगों को लगे कि कलंदर उनका भला करेगा, उनका बुरा नहीं करेगा, ताकि वो लोगों को अपना बना सके। आगे है प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा को 4 सरकारों में बांटा। शासन चलाने के लिए हरियाणा को 4 सरकारों में बांटा बाबर ने। कौन सी 4 सरकार थी? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार, सरहिंद सरकार। आगे है बाबर के शासन के अंतिम वर्षों में 1530 की जब बाबर अंतिम सांस लेने लगा था, 1530 में कैथल के मंडारों ने, राजपूतों ने मोहन सिंह मंडार, कैथल का एक मोहन सिंह मंडार था, कैथल की रियासत का शासक था, और इसने 1530 में विद्रोह कर दिया बाबर के खिलाफ। भाई मैं किसी गुलामी सहन नहीं करूंगा, मैं तो आज़ाद हूँ। लेकिन बाबर ऐसा सहन नहीं कर सकता। बाबर ने किसको भेजा? गवर्नर, सरहिंद के गवर्नर अली कुली अहमदा को पराजित करने के लिए उसको साथ युद्ध करने के लिए भेजा। किसके साथ? मंडारों के साथ। लेकिन मंडारों को इसको पराजित किया और भगा दिया। और आगे तरसेम बेग और नौरंग बेग को मंडारों पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और इन्होंने मंडारों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली, यानी दोस्तों मंडारों को जीत लिया। ये 2 थे दोस्तों, इन दोनों ने क्या काम किया? एक ने अपनी सेना के साथ मंडारों पे आक्रमण कर दिया, दूसरे ने अपनी सेना को पीछे से दोस्तों आकर जो मंडारों के घर थे उनको फूंक दिया दोस्तों एक ने। इस प्रकार दोस्तों युद्ध छोड़ के भागने लगे मंडार, तो दोस्तों पीछे से युद्ध में इसने मार दिया इनको। इस प्रकार इनको अपनी दिमाग से काम लिया था। आगे हुमायूं, 26 दिसंबर 1530 को हुमायूं शासक बना। मेवात सरकार अपने भाई हिंदाल को, दोस्तों मेवात का शासक कौन था हुमायूं के समय? हिंदाल। हिसार सरहिंद का शासक कामरान। शेरशाह एक अफगानी आक्रमणकारी था, जिसने शेरशाह ने दोस्तों किसको हरा दिया था हुमायूं को 1540 में। 2 युद्ध हुए थे दोस्तों, दोनों युद्धों में रहा था। आगे शेरशाह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नारनौल, हसन खां के घर पे हुआ था 1486 में। दोस्तों याद रखेंगे 1486 में कहाँ पर? नारनौल में। और जो इसके पिता थे हसन खां थे। शेरशाह एक वीर योद्धा के साथ साथ दोस्तों एक बुद्धिमान भी था। उसने हरियाणा को 204 भागों में बांटा था। वहीं दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद जो बाबर ने बांटे थे वही 4 के 4 थे सेम।
आगे शेरशाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह दिल्ली का शासक बना। हेमू या हेमचंद्र। फिर दोस्तों आपको पता आगे ये क्या घटना घटी, यह सही कौन था? नकली था दोस्तों। ये राज नहीं कराना आया, अयोग्य था। फिर वापस हुमायूं आ गया था। हुमायूं ने दोस्तों क्या किया, इसको हरा दिया और अपना कब्जा कर लिया था 1556 में। 1556 में शासक बना। 1556 में ही मृत्यु हो जाती किसकी? हुमायूं की। हेमचंद्र। मध्यकालीन इतिहास में हेमचंद्र एक वीर योद्धा था। हेमू रेवाड़ी के रहने वाला दोस्तों, रेवाड़ी का रहने वाला था। एक नमक का व्यापारी था। नमक का व्यापार करता। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री दोस्तों। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने कौशल आगे क्या बन गया? फिर ये प्रधानमंत्री बन गया किसका? अहमद शाह का। आगे है फिर 7 अक्टूबर 1556 को महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली का अंतिम था दोस्तों, अंतिम हिंदू सम्राट था कौन? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों? 5 नवंबर। याद रखेंगे दोस्तों, 5 नवंबर को दूसरा युद्ध होता है। यानी 1 नवंबर को हरियाणा बनता है, 5 नवंबर को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। इसमें हेमू हार जाता है और गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। आगे है अकबर। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। 1542 में हुआ था। कहाँ पर था? राणा वीरसाल के दोस्तों, एक हिंदू था राणा वीरसाल, उसके महल में हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, एक मुसलमान को भी अपने घर में रखा था एक हिंदू ने। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में कितना फर्क है। अकबर के शासनकाल में संपूर्ण राज्य में 15 सूबों में बांटा गया था। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था दोस्तों। 15 सूबों में 70 सरकार थी। 5 सरकारें हरियाणा में कौन सी हुई? 5 दोस्तों जो पहले थी, कोई या फिर नहीं। बाबर ने भी 5 हुई, शेरशाह की हुई 5 और अकबर की हुई 5। तीनों की 5-5 याद रखेंगे आप। अकबर के शासनकाल में हरियाणा बहुत बड़ा भाग दिल्ली सूबे में आता था। ठीक है, दिल्ली सूबे में था, जिसमें हरियाणा के रेवाड़ी, सहारनपुर सारे कोई जरूरी कौन, बाकी इतना याद रखियो। अकबर के इसमें हरियाणा किस सूबे में था? दिल्ली सूबे में आता था। अकबर ने नई भूमि व्यवस्था चलाई थी, जब जब्ती प्रणाली लागू की थी। 8 सूबों में लागू हुई थी जब्ती, जो हरियाणा में भी लागू हुई थी। जब्ती प्रणाली इसने लागू की थी अकबर ने। कहाँ की थी? हरियाणा में भी। जहांगीर। अकबर के बाद कौन बना? जहांगीर। कोई खास बात नहीं यहाँ से। हरियाणा के जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो का मध्य दोस्तों एक संघर्ष हुआ था। इन लड़ाई हुई थी छोटी ही दोनों के बीच। कहाँ हुई थी? भैरवाला में। भैरवाला कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। जहांगीर और खुसरो के मध्य लड़ाई भैरवाला में हुई। सांझा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? दारा शिकोह। दारा शिकोह को हरियाणा प्रदेश के विशेष लगाव था दोस्तों। दारा शिकोह था सांझा का पुत्र बड़ा, उसका हरियाणा के साथ गहरा संबंध था। दारा शिकोह फरीदाबाद के समीप और पलवल के आसपास दोस्तों अपना जीवन बिताया था। और पलवल में दारा शिकोह का बड़ा बेटा हुआ था, जिसका नाम था सीपर शिकोह। सीपर शिकोह का जन्म कटा हुआ था पलवल में हुआ था। दारा शिकोह का पुत्र था ये। जरूरी नहीं है या हिसार फिरोजा। फिरोजा शब्द दोस्तों ये हटा दिया किसने? अकबर ने हटाया था। आगे है सांझा के शासनकाल में हिसार चकला का वर्णन मिलता है। हिसार दोस्तों किसके? सांझा के शासनकाल में हिसार में चकला का वर्णन मिलता है। चकलों में बांटा गया था और कुछ परगनों को मिलाकर चकलों का निर्माण किया गया था। एक चकला दोस्तों हिसार में था। उस समय हिसार चकले का हाकिम कृपाराम नाभा व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सांझा ने तिजारा और नारनौल के सरकारों को आगरा सूबे से अलग कर दिल्ली में मिला लिया था। ये दोस्तों कोई खास बात नहीं, बाकी आज पेपर में आ सकता है कि वही नारनौल को दिल्ली में किसने मिलाया था दोस्तों? सांझा ने। सांझा को थानेसर से विशेष लगाव था, स्नेह था, प्यार था। क्यों था दोस्तों? सांझा के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान था वहाँ पर। सांझा का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका नाम था दारा शिकोह। शेख चिल्ली का अपना गुरु मानता था।
शेख चिल्ली के निधन के बाद दारा शिकोह ने थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया दोस्तों, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जो दोस्तों 1958 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। दोस्तों पूरी बात यहाँ पर आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए अपना यहाँ पर जो बातें हैं वही करेंगे बस। और वीडियो रोककर आप पूरी बुक पढ़ लें अच्छे से एक बार। औरंगजेब ने हाथी सिंह बुलगुजर को रेवाड़ी का क्षेत्र प्रशासन नियुक्त किया था दोस्तों। औरंगजेब ने जो रेवाड़ी का किसे प्रशासनिक नियुक्त किया था? बड़गुज्जर को। आगे है मुगलों में जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल के समय जाटों ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। जाटों का नेता कौन था? गोकुल था, वीर गोकुल ने किया था नेतृत्व में। कब किया था? 1669 में किया था। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए लिख रहा हूँ 1669 में। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1669 जाट आंदोलन किसके नेतृत्व में? वीर गोकुल के नेतृत्व में। किसके समय? औरंगजेब के समय। फिर आगे क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो जाती है 1670 में। फिर आगे कौन शासक, जो जाटों का नेता कौन बनता है? राजा राम बनता है। राजा राम भी मारा जाता है युद्ध लड़ते हुए, किस मुगलों के साथ युद्ध करते हुए राजा राम भी मारा जाता है 1688 में। और 1688 में क्या करा था इसने? राजा राम ने अकबर के मकबरा था दोस्तों, अकबर के मकबरा था तो अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियां निकाल कर उनको जला दिया था दोस्तों, यानी दोस्तों उनका दाह संस्कार कर दिया था। किसने? राजा राम शास्त्री ने जाटों के साथ मिलके। ने जाटों का नेता राजा राम था, 1688 में किया था। राजा राम के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा बना चूड़ामन, जो मुगलों का औरंगजेब के निधन के बाद औरंगजेब चूड़ामन बना दोस्तों। उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। और दोस्तों मुगलों का शासक कौन सा? बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने चूड़ामन को राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त किया, प्रदान कर दिया दोस्तों, यानी राजा मान लिया उसको। कहाँ का? भरतपुर का। भरतपुर का राजा कौन बना? चूड़ामन दोस्तों। चूड़ामन का किसका वंशज था? राजा राम का। राजा राम से पहले कौन था दोस्तों? गोकुल राम था, गोकुल दास था दोस्तों, जाटों का नेता। इन दोस्तों जाटों के तीसरे नेता को अपना राज्य प्राप्त हो गया था असली रूप में। चूड़ामन की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका पुत्र बदन सिंह शासक बनता है। कहाँ का? भरतपुर का। और सूरजमल को दोस्तों उसके बदन सिंह के बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? सूरजमल बनता है। सूरजमल को दोस्तों जाटों का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल ने अपनी योग्यता से दोस्तों हरियाणा के मेवात, रोहतक और झज्जर को जीत लिया था। ये याद रखेंगे, सूरजमल ने हरियाणा के किन प्रदेशों को जीता था दोस्तों? मेवात, रोहतक, झज्जर। ये दोस्तों आपको जाटों की वंशावली याद हो चुकी होगी पहले। जैसे पहले गोकुल, फिर राजा राम। गोकुल के बाद दोस्तों कौन बना था? राजा राम। राजा राम का चूड़ामन। चूड़ामन के बाद कौन बना दोस्तों? बदन सिंह। बदन सिंह के बाद कौन बना? सूरजमल। सूरजमल के बाद आगे देखते हैं इसका पुत्र बनता है। आगे क्या हुआ? फर्रुखनगर दोस्तों, जो फर्रुखनगर अपने गुरुग्राम में है, वहाँ पर सूरजमल ने अपने मुगल सेनापति नजबुद्दौला के आक्रमण कर दिया। दोस्तों फर्रुखनगर का सेनापति कौन था उस समय? नजबुद्दौला था। उस पर आक्रमण कर दिया सूरजमल ने, और सूरजमल की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरजमल की हत्या कहाँ पर की गई थी? फर्रुखनगर में की गई थी। किसने की थी? नजबुद्दौला ने की थी, क्योंकि इसका संबंध हरियाणा से था, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे है सूरजमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जवाहर सिंह। फ्रेंड्स आ गया, जवाहर सिंह किसका पुत्र था? सूरजमल का। दोस्तों पूरी की पूरी वंशावली याद रखना जाटों की आप। मुगलों और सतनामियों का विद्रोह दोस्तों इसी समय तो 1669 में किसने शुरू किया था? जाटों ने। और दोस्तों इसके 3 साल बाद किसने शुरू किया? नारनौल के सतनामियों ने। नारनौल के फौजदार ताहिर खां और सतनामियों के मध्य युद्ध हुआ। नारनौल कौन था दोस्तों? फौजदार ताहिर खां। कब? 1672 में। 15 मार्च 1672 को नारनौल भेजा गया सतनामियों को हराने के लिए। कुछ सेना भेजी दोस्तों।
मुगलों के किस किसने दोस्तों, दूसरा अकबर द्वितीय था, एक तो एक हामिद था, एक ये गणे थे। गणे इकट्ठे गए ना, एक सेना लेकर चले पूरी मजबूत, और सतनामियों को हरा दिया। मुगलों ने सतनामियों को समाप्त कर दिया था। किसने? मुगलों ने बिल्कुल अंत किया 16। लेकिन जाटों को अंत नहीं कर सके। जाटों का अंत नहीं कर सके। जाटों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन सतनामी ऐसा नहीं कर सके। 1672 में सतनामी हार जाते हैं मुगलों से। एक संयुक्त सेना लेकर चलते हैं बहुत बड़ी। उत्तर मुगल काल, बंदा बैरागी, बंदा बहादुर, कौन सा भी नाम एग्जाम में दिया मिल सकता है, बंदा बहादुर और या बंदा बैरागी। 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। फिर क्या होता है कि बंदा बैरागी 1709 से लेकर 10 तक मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। और सोनी इसका जो विद्रोह किया, विद्रोह का हेडक्वार्टर कहाँ बना था? इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, सोनीपत जिला है। सोनीपत जिला का एक गांव है सीरी खांडा। सीरी खांडा में हेडक्वार्टर बनाया था। किसने? बंदा बहादुर ने अपनी सेना का। यहाँ से संचालन करता था सेना का। गुरु गोविंद सिंह ने के कहने पर बंदा बहादुर ने या कोई अपने खास बात को नहीं है कि भाई बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पे संन्यास छोड़ के हथियार उठा लिए थे और मुगलों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था सिखों ने। किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद, कुंजपुरा क्षेत्र जीत लिए थे। किसने जीते दोस्तों? थे बंदा बहादुर बरागी ने जीते थे। आप इनको याद रखेंगे। क्या आपका एग्जाम में कौन सा दिया मिल जाए कि ये कौन सा बंदा बहादुर ने जीता है। आगे बंदा बहादुर 22 मई 1770 को सरहिंद के फौजदार वजीर खां को मार दिया। यानी दोस्तों सरहिंद है जो अपना सहारा आता था, जिसमें इसको मार दिया दोस्तों। यहाँ के जो फौजदार था वजीर खां को मार दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। बंदा बहादुर को हराने के बाद बहादुर शाह और फिरोज शाह खां मेवाती ने संयुक्त रूप से दोस्तों आक्रमण किया बंदा बहादुर पे। दोनों ने इकट्ठे करने और बंदा बहादुर को हरा दिया। और करनाल इंद्री के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। बंदा बहादुर की हार होगी। ये युद्ध हुआ था करनाल और इंद्री के मध्य। कब हुआ था? 1710 में। 1710 में युद्ध हुआ था। किस किस का? बंदा बहादुर, बहादुर शाह, फिरोज खां मेवाती। कहाँ पर हुआ? करनाल और इंद्री में हुआ था। किसकी हार हुई? बंदा बहादुर की हार हुई। आखिर में फिरोज खां मेवाती ने बंदा बहादुर को त्रावड़ी के युद्ध में भी हरा दिया दोस्तों। आगे है बंदा बहादुर ने अपना नया मुख्यालय कहाँ बनाया दोस्तों? उधर सोनीपत से के एरिया से हार गया। किसकी से दोस्तों? मुगल शासक से और जो मेवात के शासक से, उससे हार गया। हारने के बाद दोस्तों ये सोनीपत छोड़ दिया इसने। ये अपना नया मुख्यालय कहाँ बनाया? यमुनानगर के सडोरा में। यमुनानगर के सडोरा में बना दोस्तों, याद रखेंगे। फर्रुखसियर के आक्रमण के बाद बंदा बहादुर लोहगढ़ किले में आ गया। लोहगढ़ का किला कहाँ पर है? यमुनानगर में वर्तमान में। इसको आज यहाँ पर सिखों का एक के बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया, जहाँ पर बंदा बहादुर की स्मृतियों के कुछ चिन्ह रखे गए, जैसे उसके हथियार हैं और दोस्तों उससे संबंधित और कोई बुक्स हैं वो रखी गई यहाँ पर। 1715 में किसकी मृत्यु हो जाती है? जो फर्रुखसियर था बंदा बहादुर को हत्या कर देता है। यानी बंदा बहादुर तो पकड़ लेता है, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के द्वारा पकड़ दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे है रेवाड़ी के अहीर शासक। रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम हीर ने की थी, जिसे गड्डी बेलना रेवाड़ी कहते थे पहले। औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी स्थापना। नंदराम अहीर के बाद बालकृष्ण यहाँ का शासक बना। कौन बना दोस्तों? बालकृष्ण। एग्जाम में पूछा जाता है बालकृष्ण कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का। बालकृष्ण अपनी योग्यता और वीरता के लिए विख्यात था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। बालकृष्ण ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? मुगल शासक में युद्ध में बालकृष्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी दोस्तों नादिर शाह के खिलाफ लड़ा था। किसकी ओर से?
मोहम्मद सारंगीला की तरफ से लड़ा था, यानी मुगलों की तरफ से लड़ा था, और इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया था बालकृष्ण करनाल के युद्ध में। इसके बाद रेवाड़ी का शासक कौन? गुजरमल बना। गुजरमल को मोहम्मद शाह के द्वारा फौजदार का पद दिया गया। फौजदार, जिस प्रकार दोस्तों आज गांव में सरपंच है, उसी प्रकार दोस्तों पहले कई गांवों पर एक फौजदार होता था। आगे राव गुजरमल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? दोस्तों राव गुजरमल ने अपनी राजधानी गोकुलगढ़ बनाई। इससे पहले के शासकों की अपनी राजधानी रेवाड़ी थी। गुजरमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भवानी सिंह रेवाड़ी का शासक बना। कौन? भवानी सिंह। उसके राज्य को जज्जर, जयपुर, फर्रुखी शासकों ने छीन लिया। दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो शासक थे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भवानी सिंह एक कमज़ोर और शासक था। इसके गांव छीन लिए थे आसपास के राजाओं ने। नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह। आक्रमण किया किस पर? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शासक था कि कहाँ का? हरियाणा का और भारत का, और मुगलों का शासक। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की सेनाओं को कब? दोस्तों एक बार एग्जाम में इसकी डेट दी गई थी 24 फरवरी 1739। वो दोस्तों 24 मार्च, 24 जनवरी, 24 कुछ दी थी, ऐसे ऐसे करके 4 डेट दी थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप 24 फरवरी जरूर याद रखेंगे। भारतीय इतिहास में इसे करनाल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जो मुगल सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में रेवाड़ी के तत्कालीन शासक बालकृष्ण वीरगति को प्राप्त हो गया था। इस युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद सारंगीला ने नादिर शाह को कोहिनूर हीरा दिया था और दिल्ली से वापस चला गया था और ढेर सारा धन ले गया था अपने साथ। नादिर शाह का एक ही मकसद था, भारत पे आक्रमण करने का, कि धन प्राप्त करना अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। किसी प्रकार का राज स्थापित करना नहीं था। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात फरीदाबाद पर भरतपुर के राजा सूरजमल का तथा जिस नादिर शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों दिल्ली पे, और इसी समय फरीदाबाद और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र पे कौन शासन करता था? राजा सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। नारनौल में कौन थे? कानौड़। देख, फरीदाबाद, भरतपुर के राजा सूरजमल तथा नारनौल, कानौड़ क्षेत्र पर राजा कौन था? माधो सिंह। यानी माधो सिंह शासन नारनौल, कानौड़ पे करता था। कानौड़ का किला, माधोगढ़ का किला, नारनौल का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। रेवाड़ी और शाहजहाँपुर पर रेवाड़ी के अहीर चौधरी, रेवाड़ी और शाहजहाँपुर कौन करते थे? अहीर चौधरी शासन करते थे। आप मेन ये याद रखेंगे, एक तो माधो सिंह, एक सूरजमल। आगे है, आप इसको एक बार पढ़ लें, क्या पता यहाँ से एग्जाम प्रश्न आ जाए। असदुल्ला खान ने ताड़ू, यानी तावड़ू का असदुल्ला खां, बहादुर खां बहादुरगढ़ का, हसन अली जज्जर पे, और कुरुक्षेत्र करनाल कुछ भागों पे किसने शासन किया? दोस्तों नवजात खां ने शासन किया। नवजात खां की राजधानी, दोस्तों ये याद रखें, नवजात खां की राजधानी कौन सी थी? कुंजपुरा। नवजात खां था जो, उसकी राजधानी कौन सी थी? कुंजपुरा, जहां वर्तमान में एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। बट्टी वंश कहाँ पर था दोस्तों? मोहम्मद अमीर हसन खां, फतेहाबाद। दोस्तों बट्टी वंश था जो फतेहाबाद में शासन करता था। कुछ हिसार का हिस्सा, कुछ सिरसा का हिस्सा यहाँ पर शासन करता था बट्टी वंश, जिसको किसने हराया था? मोहम्मद अमीर ने हरा दिया था। आगे है बल्लभगढ़ रियासत। बल्लभगढ़ रियासत फर्रुखसियर, मुगल शासक फर्रुखसियर के शासन के समय में हरियाणा में बल्लभगढ़ के जाट चौधरी गोपाल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों किसकी? बल्लभगढ़ रियासत की, गोपाल सिंह ने। गोपाल का पुत्र था चरण सिंह, और चरण सिंह के पुत्र था बल्लभ सिंह। दोस्तों याद रखेंगे आप, गोपाल सिंह हुए पहले तो फर्रुखसियर शासक थे, मुगल शासक उस समय। उसके बाद दोस्तों उसके पुत्र हुए चरण सिंह के पुत्र हुए आगे बल्लभ सिंह ने फरीदाबाद, दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर ली दोस्तों। और क्या हुआ आगे? बल्लभ सिंह ने बल्लभगढ़ में, दोस्तों एक पूछा जाता है कि बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो बल्लभगढ़ किला है ये पूछा जाता है 1739 में। यदि आपको ऑप्शन में नाहर सिंह न दिया मिले, बल्लभ सिंह भी उसका आंसर सही होगा। दोस्तों पहली बार बल्लभ सिंह ने स्थापित किया था, बाद में नाहर सिंह शासक बना, जिसको इस किले का निर्माण पूरा करवाया था, लेकिन निर्माण शुरू करवाया था बल्लभ सिंह ने, याद रखेंगे।
एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही दिया मिलेगा, बल्लभ सिंह या दोस्तों नाहर सिंह। लेकिन यदि इस किले का निर्माण पूरा करवाया किसने आ जाए तो इसका आंसर नाहर सिंह होगा। लेकिन निर्माण शुरू किसने करवाया तो आंसर होगा बल्लभ सिंह। आगे चलते हैं। 29 नवंबर 1753 की बात है। 1753 की बात है। बल्लभ सिंह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों की संयुक्त सेनाओं से संघर्ष के दौरान अकीब खां के हाथों मारा गया। एंड दोस्तों जो बल्लभ सिंह था वो मारा गया, किस युद्ध में मारा गया दोस्तों? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था जो पानीपत का, उसमें सॉरी दोस्तों पानीपत का युद्ध नहीं था ये दोस्तों, वैसे युद्ध हुआ था दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, एक छोटा सा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ा था बल्लभ सिंह, लड़ते हुए मारा गया था। अकीब खान ने इसको मार दिया था दोस्तों। अकीब खान के मारने के बाद जो बल्लभगढ़ का दुर्ग था इस पर कब्जा कर लिया किसने? अकीब खान ने बल्लभगढ़ पर कब्जा कर लिया था बल्लभ सिंह को मारने के बाद। और दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रखा गया? फिर निजामगढ़ रखा था किसने दोस्तों? अकीबत खान ने रखा था। अकीबत खान ने नया नाम क्या रखा? निजामगढ़ बल्लभगढ़ का। आगे है मराठा तथा सिखों का प्रादुर्भाव। इन दोस्तों ये इधर से मराठे इधर से सिख आएंगे, इन मराठों का अंत होगा, सिखों का उद्भव होगा। 18वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। मराठे अपना कड़ा विकसित हो रहे थे दक्षिण भारत में दोस्तों। मराठे मुगलों, इधर मुगल थे इधर मराठे थे, दोनों के मध्य युद्ध चल पड़ा दोस्तों। एक कुरुक्षेत्र है अपना, कुरुक्षेत्र पर मराठों को कब मिला? 1754 में मराठों को कुरुक्षेत्र मिल गया। किसने दिया दोस्तों? आलमगीर ने। अगर आलमगीर कौन था? मुगल शासक था। क्यों दिया दोस्तों? दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। युद्ध से बचने के लिए आलमगीर ने कुरुक्षेत्र दे दिया दान में, किनको? मराठों को। ये डेट ध्यान रखेंगे जरूर, 1754। मराठों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, कब? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों पर आक्रमण किया। मराठों के आक्रमण के समय रोहतक हिसार पर किसका शासन था? बिचौलों का। रेवाड़ी के अहीरों को हार का सामना करना पड़ा। ये जो रोहतक और हिसार पे बिचौलों का शासक था ये भी हार गए और रेवाड़ी के अहीर भी हार गए। मराठों ने 1756-57 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठों का संपूर्ण हरियाणा पर शासन कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1756-1754। आक्रमण कब किया? पहला 1754 में पहला आक्रमण, 1756 में शासन स्थापित। इन 2 साल में ही संपूर्ण हरियाणा पे अपना कब्जा कर लिया था मराठों ने। आगे है 1756 में अहमद शाह अब्दाली की सेना भारत में आई। अब्दाली ने अदीना बेग को पराजित किया। किसको? अदीना बेग को पराजित किया जो सरहिंद का शासक था। पूरे उत्तरी हरियाणा को अपने कब्जे में ले लिया। इन दोस्तों उत्तरी हरियाणा का शासक कौन था? अदीना बेग था, जिसको पराजित किसने किया? अहमद शाह अब्दाली ने, और कब्जा कर लिया। इसे 1 फरवरी 1757 को फरीदाबाद पर आक्रमण किया। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने फरीदाबाद पर आक्रमण कब किया था? 1 फरवरी 1757 को। 1757 में अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया दोस्तों, वापस चला गया। लेकिन दोस्तों अब इसने दिल्ली पे मराठों पे कोई आक्रमण नहीं किया। इसने केवल हरियाणा के उत्तरी भाग को जीता और चला गया। फरीदाबाद को जीत लिया और दोस्तों हिसार को जीत लिया, सरहिंद को जीत लिया था। आगे आएगा दोबारा से। इस समय तक अहमद शाह अब्दाली का हरियाणा में शासन स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। ये केवल धन लूटने के लिए आया था, धन लूट के चला जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1 नवंबर 1760 को पानीपत को घेर लिया दोस्तों। 61 में युद्ध होता है। इधर दोस्तों मराठों का सरदार कौन था? याद रखेंगे दोस्तों, मराठों का नेतृत्व किसने किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में? सदाशिव भाऊ और विश्वास राव ने अपने दोस्तों, एक विश्वास राव था किसका? मराठों का सेनापति। पहला सेनापति दोस्तों सदाशिव था, दूसरा था विश्वास राव। इन दोनों थे किसके सेनापति थे? मराठों के। अच्छा आगे 14 जनवरी
1761 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली आ गया, अफगान का था, अफगानी। मराठों की सेना के मध्य तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। दोस्तों यह डेट याद करने की आपको एक ट्रिक बताऊं, और ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है और 14 जनवरी को संक्रांति मनाई जाती है हरियाणा में। मकर संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को हरियाणा में। इस प्रकार दोस्तों 14 जनवरी पूरे सर्दी का टाइम था, जाडे थे, जाडे में ये युद्ध हुआ था। और मराठे पहनते थे एक लुंगी पहनने के कारण दोस्तों मराठों को लगा ज़्यादा जाडा लगने के कारण दोस्तों मराठे युद्ध में हार गए थे। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जाडे में युद्ध हुआ था। एक छोटी सी ट्रिक की होगी, आपको भी याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा। जाडे में युद्ध हुआ था, यू जनवरी का महीना था। मराठों का सेनापति सदाशिव भाऊराव था। अच्छा, मराठों का इस युद्ध के बाद मराठों का पतन हो गया। इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। आगे है अफगानिस्तान। जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान जाने लग गया तो जींद, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल किसको सौंप कर चला गया? जैन खां को सौंप के चला गया। उसी समय सरहिंद का गवर्नर भी बना दिया गया, किसको? जैन खां को। शेष अन्य क्षेत्र मुगल सेनापति नजीब के पास थे। नहीं दोस्तों, ये मुगलों का यहाँ से जो बादशाह पद था वो लगभग समाप्त हो चुका था। यहाँ का सेनापति था नजीब, इसके पास चले गए थे। राज्य के काले अंब, क्योंकि दोस्तों इस नजीब ने किसका साथ दिया था इस युद्ध में? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि दोस्तों मराठों से पहले से ही तंग थे। इसी ने तो दोस्तों जो अहमद शाह अब्दाली था भारत में बुलाया था। नजीब ने ही अहमद शाह अब्दाली को भारत में बुलाया था, किस पर आक्रमण करने के लिए? मराठों पे आक्रमण करने के लिए। और इसी कारण दोस्तों ये मराठों की हार का कारण था, क्योंकि इन्होंने अपने ही दोस्तों के साथ दुश्मनी कर ली थी। इन दोस्तों यदि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ आसपास कभी दुश्मनी न करो, क्योंकि दोस्तों वहाँ आसपास दुश्मनी आपको महंगी पड़ सकती है। इस प्रकार मराठों को महंगी पड़ी। दोस्तों इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास पढ़ने का ये मकसद होता है कि इतिहास को सीखो, अपने जीवन में अपनाओ। और दोस्तों जो जिस प्रकार इतिहास में असफलता रही है, सफलता रही हैं, उनको एक साथ जोड़ के चलो। भाई किस कारण सफलता मिली, किस कारण असफलता मिली। आगे राज्य को युद्ध कहाँ पर हुआ था? काले आम में युद्ध हुआ था। दोस्तों ये आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक आम का पेड़ था जिसके काले आम हो गए थे, जहाँ पर सदाशिव भाऊराव का शिव गिरे थे, इनका सौ गिरा था, वहाँ की बात है। आगे नजाबुद्दौला, यहाँ से दोस्तों एक HSC के एग्जाम में प्रश्न आया था, ग्रुप C के एग्जाम में। कौन सा प्रश्न आया था चलिए बताता हूँ। नजीबुद्दौला को दिल्ली का शासक बना दिया गया अहमद शाह अब्दाली ने। रोहिल्ला सरदार, दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने रोहिल्ला सरदार था एक, नजीबुद्दौला को दिल्ली का शासक बना लिया, स्वीकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के वापस लौटने के बाद नजीबुद्दौला ने पानीपत से नीचे के समस्त, यानी दोस्तों अपना पानीपत से उसका नीचे का जितना भाग था वो सारा अपना कब्जा कर लिया और यहीं का शासक बन गया। और अहमद शाह अब्दाली ने इसको अपना राजा स्वीकार कर लिया। बस ठीक है तू राज करेंगे, बस ठीक है तू राजा हटागा। सिखों ने जनवरी 1764 में सरहिंद के दुरानी, ये दुरानी छोड़ो, ये रखो, अब जैन खां को हरा दिया। यानी दोस्तों इसको नियुक्त अहमद शाह अब्दाली नियुक्त करके गया था, इसको किसने हराया? सिखों ने हरा दिया। कब? 1764 में। दोस्तों 1764 से आपको कुछ याद आया? 1764 में शायद दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। आगे है, आगे कुछ कोई खास बात नहीं है, आगे यहाँ चलते हैं। 1764 में सूरजमल की मृत्यु हो गई। दोस्तों सूरजमल जो जाटों का प्लेटो था, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु दोस्तों नजीबुद्दौला ने, इसने इसकी हत्या की थी। नजीबुद्दौला ने सोनीपत, पानीपत और फर्रुखनगर को जीत लिया। आगे नजीबुद्दौला की मृत्यु होगी दोस्तों। इब वही बात दोस्तों, कोई किसी ने मार दो, लेकिन मृत्यु सबकी निश्चित है। इब नजीबुद्दौला की मृत्यु होगी 1770 में। इसका दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नजीबुद्दौला की मृत्यु हरियाणा के किस जिले में हुई थी? हिसार में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? हिसार में। और यहीं पर इसका मकबरा है 1770 में। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र शासक बना जाबित खां। ये किया था परंतु वह शासन करने में सफल नहीं दोस्तों, एक असफल अयोग्य शासक था। नजीबुद्दौला के बाद उसका पुत्र जाबित खां बना।
दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था नजीबुद्दौला के बाद हरियाणा का शासक कौन बना दोस्तों, जाबित खां बना था। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता HSSC के CET के एग्जाम में 2022 में। नजफ खां, मराठों के दिल्ली से जाने के बाद नजफ खां ने दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। नहीं दोस्तों, मराठे चले गए और दोस्तों नजफ खां दिल्ली का शासक बन गया। और रेवाड़ी के जाट, गुज्जर, राजपूत कहाँ है, कन्नड़, नारनौल, बिचौल से आपने सारे पढ़ लिए दोस्तों। पहला बट्टी, हिसार, सिरसा पहले पढ़ ली यही है। सिख खड़े थे हरियाणा में, अम्बाड़ा में और करनाल में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। नजफ खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजफ कुली खां एक स्वतंत्र शासक बनकर गोकुलगढ़ से स्वतंत्र शासन किया। दोस्तों ये नजफ खां की मृत्यु के बाद नजफ कुली खां शासक बनता है, राजधानी गोकुलगढ़ बनाता अपनी। इसे दिल्ली से, इसके कारण दोस्तों दिल्ली में अराजकता फैल गई, क्योंकि दोस्तों गोकुलगढ़ बहुत दूर थी, यहाँ से ये शासन नहीं कर सकता था, इसीलिए दिल्ली में अराजकता फैल गई। और इसे निपटने के लिए तत्कालीन दोस्तों शाही मुगल शासक कौन था दोस्तों, शाह आलम ने किया दोस्तों, क्या किया, जो ग्वालियर के शासक थे सिंधिया, महादेजी सिंधिया। कौन दोस्तों, महादेजी सिंधिया ग्वालियर के शासक थे। इससे सहायता मांगी इसने, शाह आलम ने, ले भाई सिंधिया साहब हमारे यहाँ आओ और अराजकता फैली है इसको दूर करके जाओ, इन लोगों को दबा के जाओ। फिर दोस्तों महादेजी सिंधिया ने ये इसकी एक्सपेक्ट कर ली। एक्सपेक्ट करने के बाद दोस्तों महादेजी सिंधिया चले अपने साजबाज लेके, सैनिक घोड़े लेके और हरियाणा में पहुंच गई। हरियाणा में आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, महादेजी सिंधिया 1787 में दिल्ली से निष्कासित कर दिया दोस्तों। मुगल शासक ने बुला लिया दोस्तों दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के लोग भड़क गए, सारी जनता एक पास हो गई दोस्तों, वापस इसको भगा दिया दिल्ली से 1787 में। महादेजी सिंधिया दोबारा कब आया दोस्तों, 1789 में आया हरियाणा में, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और गुलाम कादिर को कैद कर लिया दोस्तों। यहाँ का शासक कौन था, नेता कौन था, गुलाम कादिर था, जिसके सारी जनता लाई रही थी। 1787 में दबा दिया, चला गया हरियाणा छोड़ के, कौन, सिंधिया। वापस कब आया, 1789 में। महादेजी सिंधिया ने मुगल शाह आलम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पहली बात है दोस्तों, मैंने पहले बताई थी आपको, चूँकि अच्छा बट्टिया नजफ खां ये वही बात है दोस्तों, पहले ऊपर आली सारी की सारी। दोस्तों एक बात में कन्फ्यूज मत होना आप, ये तो महादेजी सिंधिया है, लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा था वो कौन था दोस्तों, उसको आप ध्यान रखेंगे। उसका नाम था दोस्तों सदाशिव भाऊ राव। इन दोस्तों महादेजी सिंधिया तो 1789 में HSSC के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि महादेजी सिंधिया ने हरियाणा पे शासन कब किया था दोस्तों। 87 में तो वापस चला गया, कोई शासन नहीं, लेकिन 1789 में दोबारा आक्रमण करता हुआ हरियाणा पे शासन स्थापित कर लेता है। यानी 1789 हुआ दोस्त में, जिसमें कादिर की मृत्यु हो जाती है। महादेजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेश के प्रशासन को चलाने के लिए 4 भागों में बांटा दोस्तों संपूर्ण हरियाणा को। दिल्ली, सोनीपत, दोस्तों आप सभी याद कर सकते हैं कि आगे जो लिखे हैं, हिसार और नूह। आगे है 1794 ईस्वी में महादेजी सिंधिया के निधन के पश्चात दोस्तों 1794 में महादेजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, जिसने हरियाणा पे 1789 से लेकर और 94 तक शासन किया दोस्तों। उसके बाद शासक कौन बना, दौलता राव सिंधिया शासक बने दोस्तों, जो एक अयोग्य शासक था। दौलता राव शासक बन गया दोस्तों, एक अयोग्य शासक था। इसके समय दोस्तों अंग्रेजों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन था दोस्तों, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच, महादेजी सिंधिया तो मर चुका था, उसका उत्तराधिकारी था दौलता राव। दौलता राव दौलत में मगन था, दौलता राव दौलत में मगन था। उधर से अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध में इसको हरा दिया। और दोस्तों जो दौलता राव था इसने अपनी हार स्वीकार कर ली और सुरजी अजनगांव की संधि कर दी। कब की दोस्तों, 1803 में की थी। 1803 में सुरजी अंजन संधि कर ली। इस संधि के अनुसार दोस्तों संपूर्ण हरियाणा किसके कब्जे में आ गया था दोस्तों, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। किसके समय आया था दोस्तों, दौलता राव सिंधिया के समय। कब, 1803 में सुरजी अंजनगांव की संधि। आगे है जॉर्ज थॉमस।
जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, एक नाविक था। ये पूछा गया था कि एग्जाम में कि ना जो जॉर्ज थॉमस था उसका पेशा क्या था। उसका पेशा दोस्तों नाविक था वे को। और जॉर्ज थॉमस मद्रास में आया सबसे पहले। हरियाणा में दोस्तों मेरठ की एक शासिका थी, मेरठ की बेगम मशरूम। दोस्तों बेगम मशरूम का महल अपने गुरुग्राम में भी है एक। कहाँ पर? गुरुग्राम में बेगम मशरूम का महल है। अब मेरठ की शासिका थी, क्योंकि सेना में भर्ती हो गई हूँ और उसका विश्वास पात्र बन गया। तो फिर दोस्तों बाद में क्या करा, इस बेगम का एक लड़की थी, एक छोरी थी, बहुत सुतरी छोरी थी वह। उस छोरी के लिए ब्याह कर लिया दोस्तों किसने? जॉर्ज थॉमस ने। यानी दोस्तों इसका जमाई बन गया, यूँ दामाद बन गया। और जमात बन गया दोस्तों, टप्पल की जागीर दे दी थी, दहेज में मिलेगी टप्पल की जागीर, बेगम मशरूम ने दे दी इसको। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, बाकी आप यह कहानी पूरी पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। आगे क्या घटना घटती है, जॉर्ज थॉमस ने 1794 में बहादुरगढ़ और जजर को लूट लिया। ठीक है भाई, कब लूटा? 1794 में। क्यों लूटा दोस्तों? क्योंकि मराठों का अंत हो चुका था, अंग्रेजों का अभी लग इतना कब्जा नहीं होता हरियाणा पे पूरी तरह से, इसीलिए 1794 में लूट लिया किसने? जॉर्ज थॉमस ने हांसी को, बहादुरगढ़ को और जज्जर को। 1794 में ही साहिब कौर भगत सिंह की बहन जींद की शासिका थी दोस्तों। क्या? जींद की साहिब कौर भगत सिंह दोस्तों इसका लकवा ग्रस्त था, ये शासन नहीं कर सका था, साहिब कौर का शासन चलाई कर दी। इसके आह्वान पर नाभा, पटियाला, थानेसर, लाडवा संयुक्त सेनाओं ने जॉर्ज थॉमस को जींद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन दोस्तों जॉर्ज थॉमस को हरा दिया कब? 1794 में, जींद के युद्ध में। आगे है हांसी के दुर्ग को 1797 कब? 1797 में अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? जॉर्ज थॉमस ने। इसके बाद ये कोई जरूरी नहीं। जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित कुल गांव कितने दोस्तों? परगने 14 थे। और दोस्तों ये पूछा गया था जिसमें अपनी राजधानी बना दी हांसी, उसमें उसके पास कितने जिले थे दोस्तों? गांव कितने थे? 253 थे। HSSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों ये। 253 गांव थे, 14 परगने थे। 1798 में राजधानी, 1798 में अपने गांव 800 करे दोस्तों। देख ली कितनी वृद्धि की, बैंकर वृद्धि की इसने। 800 गाँव हो गए थे, पहला 250 थे, फिर 800 हो गए। मोटे मोटे यहाँ कड़े याद रखियो। आगे की बनी फिर दोस्तों बाद में इसके गांव की संख्या 1200 हो गई थी। 80 में एक टकसाल बनाए दोस्तों। टकसाल के जो रुपये पैसे बनाए, एक सिक्का चला जिसका नाम था सिक्का ए साहिब। 1798 में जींद के शासक महाराजा भगत सिंह पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। देख 1794 में हार गया था जींद तय, लेकिन दोबारा फिर दोस्तों 4 साल बाद आक्रमण कर दिया 1798 में। लेकिन दोस्तों कुछ जींद के भाग पर अधिकार कर लिया इसने। जींद पर अधिकार कब किया? 98 में। और दोस्तों आर कब मानी थी? 94 में। आगे नारनौंद का युद्ध 1799 में दोस्तों। 1798 में युद्ध जीतता है जींद वाला। 1799 में युद्ध होता है नारनौंद का। नारनौंद का युद्ध किस किस के बीच होता है? उधर से आता है जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज आता है दोस्तों। दूसरी ओर से कौन आते हैं? सिख और हांसी के शासक। जॉर्ज थॉमस के मध्य हांसी हुआ है, जिनके मध्य होता है नारनौंद गांव में हुआ था दोस्तों। आज नारनौंद एक हिसार जिले की तहसील है, पहले गांव होता था। 1801 में सिखों के बीच और हांसी के शासक के बीच होता है। 1801 में जॉर्ज थॉमस दोस्तों देख लीजिए कब? 1801 में जॉर्ज थॉमस ने फ्रेंच, कौन था दोस्तों? फ्रांस का एक बेगन ने सिखों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया। किसके खिलाफ? जॉर्ज थॉमस के खिलाफ। इन दोस्तों संयुक्त सेना लेकर चला था बेगन। इसमें आत्म समर्पण कर दिया दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने और भारत से चला गया दोस्तों। हरियाणा छोड़कर चला गया कौन? जॉर्ज थॉमस। कहाँ पहुँच गया दोस्तों? बंगाल के बहरामपुर में पहुँच गया, जहाँ से ये अपने घर जाना चाहता था, लेकिन वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1802 में। दोस्तों विदेशी आकर भी भारत पे शासन कर गए। क्यों कर गए दोस्तों? ये भारत वालों की कमज़ोरी थी दोस्तों। इसीलिए आज भी किसी की कमज़ोरी मत बनो,
कि जिस दिन आप किसी कमजोरी बन गए उसी दिन आपका कोई फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, चलिए वो करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसी लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते हैं। आप इन प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा सकते हैं, यानी मैं आपको इनका आंसर बताऊं इससे पहले आप वीडियो रोककर इसका आंसर खुद लगाएं, क्योंकि दोस्तों आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है, आप इनका आंसर खुद लगा सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। हरियाणा में किस के आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ में देखा गया? यह हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। किसके? महमूद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों। कब किया था? हरियाणा पे 1009 में। गौरी ने कब किया था? 1191 में किया था दोस्तों। बाबर हुमायूं तो बहुत बाद में आए थे। इस प्रकार दोस्तों आप एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप इसके ऑप्शन कट करके आंसर निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन कट करना सीधी हरियाणवी भाषा में बात है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? थानेसर पर पूछा दोस्तों। देख लीजिए 1014 इसमें दिया नहीं दिया कहीं भी, तो इसका आंसर होगा 1009। लेकिन वास्तव में आक्रमण नहीं किया, बिना आक्रमण करने वापस चला गया था। महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति कहाँ तोड़ी दोस्तों? देख लीजिए दोनों ऑप्शन में दिए हैं, कौन सा आंसर लगाएंगे? कुरुक्षेत्र बिल्कुल गलत होगा, थानेसर होगा प्रॉपर आंसर इसका। लेकिन यदि ऑप्शन में थानेसर न दिया मिले तो आप कुरुक्षेत्र भी इसका आंसर कर सकते हैं। आगे है अफगानिस्तान शाह इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा के क्षेत्र का शासक कौन था? इसका सी। दोस्तों को मैं पूरे विस्तार से नहीं कर सकता यहाँ पर। किस दोस्तों ये देख मैंने यहाँ पर लिखी है दोस्तों, मेरे खुद के नोट्स हैं ये, मैंने जो डिटेल है वो साथ में लिख रखी है। शेर शाह सूरी का दादा था दोस्तों, इब्राहिम सूरी अफगान का था। किस चौहान शासक ने झांसी एवं दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? विग्रहराज ने। राज्य में बाधनकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहा जाता है। वर्तमान में दोस्तों सभी। किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान ने बाधनकों पर आक्रमण किया और उनको शक्ति को समाप्त कर दिया दोस्तों? कब किया था? 81 में तो राजा बना था पृथ्वीराज, और 82 में आक्रमण कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था बाधनकों को। आगे है पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना कहाँ हुआ था? तराइन में गौरी से। इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने आक्रमण किया था? यानी इल्तुतमिश का शासन जिस समय राज किया था उसमें गजनी का कौन आया था? यलदौज आया था। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में एकता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता था? फ्रेंड्स नहीं को आप एग्जाम में गोलधारा के अंदर बंद करें, क्योंकि दोस्तों ये नहीं क्या है आपका आंसर गलत करा देता है। सिरसा आपको पता है हिसार के अंदर आता था, झांसी दोस्तों हिसार के अंतर्गत आती थी एकता प्रणाली, और दोस्तों रेवाड़ी था तो रेवाड़ी नीचे मेवात एकता के अंतर्गत आती थी। लेकिन दोस्तों कैथा में कोई एकता प्रणाली नहीं थी इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। आगे है सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एकता कौन सा था दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण एकता पूछा सैन्य से आपसे दोस्तों। आपको पता है कि झांसी सबसे मेन हुआ करता था उसमें, क्योंकि दोस्तों झांसी में क्या था कि तलवार बनाने का कारखाना था, टकसाल थी जॉर्ज की दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण कार्य थे कहाँ पर? झांसी में। और दोस्तों झांसी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी ही बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12, रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? कहाँ पर दोस्तों? कैथल में। बलबन हरियाणा के किस स्थान पर मुख्ती सरदार नियुक्त किया गया था? झांसी। किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किए? किसने किए दोस्तों? दिल्ली की भी रक्षा की और हरियाणा में भी सुधार किए। कौन था दोस्तों? बलबन। 14 का बलबन आंसर है। मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी का दुर्ग दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर था? गुरुग्राम में है।
किसने बनाया? बलबन ने बनवाया। दोस्तों क्यों बनवाया? मेवात के लोगों पे नियंत्रण करने के लिए। दोस्तों ये दुर्ग क्या होता था? दुर्ग होता था ऐसे दुर्ग बनाता था। तो दोस्तों बहुत बड़ा किला बनाता था। इस किले में दोस्तों छेद होते थे, भाई गोली गाली चलानी है, या दोस्तों इसमें हथियार रखे जाते थे बहुत ज़्यादा कि आसपास के क्षेत्रों पे कब्जा किया जा सके। जिस प्रकार दोस्तों आज एयरपोर्ट बनाए जाते हैं कि कोई दूसरा देश युद्ध करे तो हम एयरपोर्ट से मिसाइल दाग सकें। इसी प्रकार दोस्तों पहले मिसाइल दागने के लिए या दोस्तों गोली चलाने के लिए क्या होते थे? दुर्ग होते थे। आज के हवाई अड्डे, पहले के दुर्ग, सेम बात है दोस्तों। चले आगे है, नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने किन एक्टों का स्थापना की थी? बलबन था, कौन से एक्ट बनाए थे बलबन ने? सोनीपत, कैथल, शिवालिक, याद रखेंगे दोस्तों। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किल्लोखेरी। अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच रोक दिया था? नानक। आगे है, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों हमने पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों ये छोटी ही ट्रिक है मेरी। क्या है? नहरों कुओं से पानी गया, गया का मतलब गयासुद्दीन। भाई खुद की ट्रिक बनाई दोस्तों, मैं इसी किताब से पढ़ता था, आपको बार बार बोलता हूँ, और इसमें जो ट्रिक लिखी है वो आपको भी काम आएंगी। तारीख मोहम्मदी किसकी रचना है? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के पीछे हमने पढ़ी थी, जिसमें राणा के किले पर आक्रमण का वर्णन है। फतेहाबाद जिले का नाम नासोत्री मुखल्य कस्बे पर पड़ा। दोस्तों इसकी नींव 14वीं शताब्दी में किसने रखी थी? दोस्तों आप सबको पता है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, या दोस्तों इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पे रखा था। शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है। सभी के सभी हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। और दोस्तों कल तक में एग्जाम में आ प्रश्न है और इसी बुक से उठाएगा दोस्तों कि पुनर्निर्माण करवाया गया था हिसार का। बाकी ये तो स्थापित किए थे, लेकिन पुनर्निर्माण किसका करा था? हिसार का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फतेहाबाद होगा। न तो गुड़गांव की स्थापना की, न अग्रवा की, न हिसार की। हिसार का स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी फतेहाबाद की स्थापना इसने की थी। फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए महल बनवाया था? ये आप कमेंट में लिखेंगे। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजापुर, फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को जाता है। आंसर बी। गोहाना स्थित शिव मंदिर को किसने तोड़ा था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था, जिसका वर्णन इसकी बुक में है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का। सिकंदर लोदी के समय शमाबाद, थानेसर, शाहबाद परगने का सिकदरा कौन था? 27 का सी, मियाँ इमाद खां। सिकंदर लोदी के समय हांसी क्षेत्र का हाकिम कौन था? इसका आंसर डी, शेख सैयद। 29 इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई की हुई थी दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार कौन था? हमीद। हमीद खां कहाँ था दोस्तों? हिसार फिरोजा का था कौन? हमीद खां था। बाबर के समय बाबर पे आक्रमण किया था और हमीद खां शहीद हो गया था। खानवा के युद्ध में अपनी उदारता के लिए बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उसके बाद उदारता के लिए पूछी फ्रेंड्स, याद रखें, उदारता के लिए कलंदर की दोस्तों, लेकिन अपनी वीरता के लिए गाजी की। वीरता के लिए गाजी की, उदारता के लिए कलंदर की। आगे है, प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित प्रदेशों की कितनी सरकारों पर विभाजित किया था? दोस्तों 4 में। हमने पीछे पढ़ा था कितने में? 4 में दोस्तों। आगे है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने
हिसार एवं सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? हिसार की और सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी दोस्तों? 34 नंबर का आंसर ए है, कामरान को। इसका आंसर ए है। कामरान। शेरशाह का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? नारनौल में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में बांटा है? 38 का क्या आंसर है? सी, 15 सूबों में। अकबर के शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में बांटा था? इसका आंसर सी है। अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल और तिजरा किस सूबे में आते थे? नारनौल और तिजरा बी, आगरा सूबे में आते थे। टोडरमल का बंदोबस्त कुल कितने सूबों में था? हरियाणा के। 40 का सी, 8 सूबों में। आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य संघर्ष कहाँ हुआ था दोस्तों? भैरवाला में। देख ली दोस्तों, मैंने मेरी खुद की ट्रिक बनाई हुई है, आप भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। पिता पुत्र बैरी बन गए। पिता पुत्र बैरी बन गए भैरवल में। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिंह को हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत किया था? कहाँ पर दोस्तों? पलवल और फरीदाबाद में। तो इनमें आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? पलवल होगा। ये पलवल में पले बड़े थे, फरीदाबाद में खेले कूदे थे और अपने पुत्र को जन्म दिया था पलवल में। शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई का स्थापित की थी? चकला। दोस्तों हमने चकला के बारे में पढ़ा था। किस के शासनकाल में तजरा और नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे? 44 का आंसर क्या है? सी, सांझा। आगे 45। हरियाणा में शाहजहां के धर्मगुरु कौन का मकबरा सबको पता है? थानेसर में है। किसने ताजमहल भी कहा जाता है? किसे दारा सिंह कौन बनवाया था? ठीक है ये भी। हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी दोस्तों? सरमपला औरंगजेब तक चुनौती किसने दी हरियाणा में? इसका आंसर क्या होगा? 47 का ए, सांवलिया मेव ने। यानी दोस्तों जो मेव लोग थे और सांवलिया थे, इन्हें चुनौती दी थी सबसे पहला। किसको? औरंगजेब को। सोरबदी औरंगजेब को नहीं छोड़ूंगा। दोस्त एक ट्रिक है मेरी, देख ले दोस्तों। सोरबदी सोरवलिया ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। एक सो कोई नाम था दोस्तों, सोरो नाम का व्यक्ति, उसने ट्रिक दी और ट्रिक से याद करने की। औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था? 48 का ए, हाथी सिंह बड़गुज्जर को रेवाड़ी का शासक मान लिया था। आगे औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए श्रीखांडा गांव में अपना हेडक्वार्टर बना था। यह किस जिले में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर 49 का ए है, सोनीपत। राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? 50 का आंसर क्या है? गोकुलगढ़। करनाल का युद्ध के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह सब में दिया है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। आंसर बी होगा सही। नवजात खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नवजात खान ने, मैंने आपको बताया था कौन सी राजधानी थी इसकी? कुंजपुरा, जहाँ पर आज सैनिक स्कूल है। जहाँ पर नवजात सैनिक पढ़ते हैं। 1753 ईस्वी में अब्दाली ने आक्रमण के समय अगीप खां ने बल्लभगढ़ का नाम क्या किया था दोस्तों? निजामगढ़। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 61 में। आगे है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली एवं मराठों के बीच कब हुई थी दोस्तों? इसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड देख लीजिए, सदाशिवराव भाऊ 61 में थे, विश्वासराव 61 में थे और महादेव सिंधिया 1789 में थे, जिनमें हरियाणा पर शासन किया था। इसका आंसर दोस्तों पानीपत की लड़ाई से संबंधित ये हैं दो, विश्वासराव और सदाशिवराव। लेकिन नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इसका आंसर डी होगा 55 का।
55 का आंसर डी। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है। काला अम्ब। कौन रोहिल्ला सरदार दिल्ली का शासक बना? 57 का क्या आंसर होगा? ए नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला को दोस्तों इसने किसको मारा था? सूरजमल को मारा था दोस्तों। उसके बाद फर्रुखनगर, सोनीपत और दोस्तों उसके आसपास के क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। आगे मराठों के जाने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ दोस्तों? मराठे चले गए, उसके बाद दोस्तों कौन आसीन हुआ था? 58 का ए नजफ खां। नजफ खां दोस्तों मराठों के जाने के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। माधी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? दोस्तों देख लीजिए, 88 में तो दोस्तों उसको कया, 87 में एक बार आया माधी सिंधिया, लेकिन वापस दबा दिया दोस्तों लोगों ने इकट्ठे हुए कहना है। लेकिन 79 में दोबारा बुला लिया। शाह आलम मुगल शासक ने 1789 में वापस बुला लिया माधी सिंधिया को ग्वालियर से, और हरियाणा पे शासन किया 1789 में। किस संधि के अंतर्गत 1803 में संपूर्ण हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था? कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि थी दोस्तों ये। हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से था? आयरलैंड से था। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में राजधानी बनाई थी झांसी को। जॉर्ज थॉमस का निधन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1802 में हुआ था। फिर दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है।